साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाओं के संबंध में यहाँ पर एक-एक करके चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग नीति आयोग की चर्चा करेंगे। यह आपके आगामी जो एमपीपीएसएस 2021 का प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ें और इसमें सबसे पहले हम लोग जो एमपीपीएसएस का जो नया सिलेबस आया है पीसीएस का, उसमें देख लेते हैं जो 10वां पॉइंट है, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाओं के बारे में बताया गया है कि ये आपके सिलेबस में अभी तक क्या था कि एमपीपीसीएस एक्ट, मतलब वहाँ के जो 3 एक्ट थे वो आपके सिलेबस में था, जिसको इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, उसकी जगह पे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं के तहत ये आपके कुछ 15 से अधिक जो है आयोगों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, इसमें आपका नीति आयोग भी है। तो आज के दिन हम लोग नीति आयोग की चर्चा करेंगे। तो इस तरह एक एक वीडियो में ये सारे जितने भी आयोग हैं उनकी हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं नीति आयोग के बारे में। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि आपने अभी तक एमपीपीएस सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि पिछले बार से काफ़ी कुछ बदल दिया गया है। बहुत चीज़ें जोड़ी गई हैं, बहुत चीज़ें हटा दी गई। यदि आप इस भ्रम में है कि पिछले जैसा ही इस बार का भी पेपर या सिलेबस रहेगा तो आप नुकसान उठा सकते हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग, जिसका हिंदी में जो नाम है वह है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, या इसको इंग्लिश में यदि देखें, कई बार नीति का जो है फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है कई एग्जामों में, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड जान लें कि ये आता कैसे, मतलब इसकी स्थापना क्यों गई है। तो स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ अर्थात जो रूस था, उसके समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट भारत में आया है, ये हमने सोवियत संघ से ही लिया है। और जो भारत में इसके लिए जो संस्था बनाई गई योजना आयोग, उसने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने का काम किया और इसके द्वारा कुल आपके 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। जो लेटेस्ट जो 12वीं थी वो आपका 2012 से लेकर 2017 तक चलता है, और इसके बाद 12वीं के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का जो एक कह सकते हैं योजना थी, इसको समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिए कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। और योजना आयोग की शुरुआत जो है आज़ादी मिलने के बाद हुई थी, जिसे एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के जरिए 15 मार्च 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के मतलब कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो यह संवैधानिक संस्था नहीं थी योजना आयोग, और न ही इसको किसी संसद में किसी अधिनियम के माध्यम से लाया गया था। तो ये सांविधिक संस्था भी नहीं थी। तो योजना आयोग न संवैधानिक थी न सांविधिक थी, बल्कि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के जरिए इसको स्थापित किया गया था या बनाया गया था। और इसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प या प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग का भी गठन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव या संकल्प के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार से नीति आयोग भी न ही संवैधानिक संस्था है, न ही ये सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसको किसी अधिनियम के माध्यम से गठित नहीं किया गया। तो यह प्रश्न मूलभूत प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये दोनों में से कोई नहीं है, बल्कि यह एक कह सकते हैं गैर संवैधानिक गैर सांविधिक संस्था है, अर्थात यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से स्थापित किया गया है। और इसमें ये जो आपका नीति आयोग है, इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को स्थान दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसको स्थान दिया गया है। और यही जो सहकारी संघवाद की जो इसमें जिस पे केंद्रित किया गया है, यही कमी आपकी योजना आयोग में थे। यदि योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर देखें क्या है, तो नीति आयोग जो है राज्यों की भागीदारी को बढ़ाता है, जबकि योजना आयोग सभी राज्यों में एक ही प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था, जबकि समय के हिसाब से ये अप्रोच बॉटम अप होना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे उदाहरण समझिए कि पहले क्या था, योजना आयोग, इसमें राज्यों की भागीदारी नहीं होती थी। योजना आयोग एक योजना बनाता था और पूरे देश पर लागू किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको योजना बनानी है, तो आप एक ही योजना बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में केरल को उदाहरण लीजिए, केरल का, और दूसरी तरफ बिहार का उदाहरण लीजिए। केरल में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है,
ठीक है, सबसे अच्छी स्थिति शिक्षा की है तो केरल में, वहीं सबसे खराब स्थिति शिक्षा की है तो वो बिहार में है। अब एक ही योजना ये दोनों राज्यों में लागू करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो कमजोर राज्य है उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि केरल राज्य में चूंकि वहाँ शिक्षा जो है एक अच्छे स्तर पर है तो वहाँ दूसरे प्रकार की योजना की जरूरत है, और बिहार में जो है ग्रास रूट लेवल पे ही ये देखें शिक्षा का स्तर खराब है तो उसको वहाँ के लिए दूसरे प्रकार की योजना की जरूरत है। तो जो योजना आयोग था वहाँ सेंट्रलाइज योजना बनती थी, जबकि जो नीति आयोग है यहाँ डिसेंट्रलाइज योजना बनती है, मतलब राज्यों के हिसाब से राज्य स्पेसिफिक योजनाओं को बनाने पे ध्यान दिया जाता है। अब प्रशासनिक संरचना की बात करें तो प्रशासनिक संरचना में इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जब 2015 में इसका गठन हुआ था तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अरविंद पनगड़िया बनाए गए थे, और वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं कौन है? राजीव कुमार हैं, ठीक है। इसी प्रकार की संरचना आप देखें तो जो योजना आयोग था उसमें भी था, योजना आयोग में भी जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा इसमें संचालन परिषद और शासी परिषद भी होता है। ये क्या होता है? ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, और यदि कहा जाएगा कि दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, नहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें भी इसमें होती हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें क्या करती हैं? ये ऐसे विशिष्ट मुद्दे और आकस्मिक मामले जो एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करते हों, उनके संदर्भ में ये परिषदें जो है आवश्यकता के आधार पर विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित की जाती हैं। और इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इसमें समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। वहीं पदेन सदस्यता के रूप में बात करें तो पदेन सदस्य तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, मतलब 4 कैबिनेट मंत्री जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। अधिकतम 4 है, 4 से अधिक नहीं। और अंशकालिक या तदर्थ सदस्यता की बात करें तो इसमें अग्रणी अनुसंधान संस्थान जो हैं, आपके विश्वविद्यालय हैं या जो इंस्टीट्यूट हैं, उनसे बारी बारी से 2 पदेन सदस्य जो हैं वहाँ से लिए जाते हैं या चुने जाते हैं। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें अर्थात सीईओ की बात करें तो भारत सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, वो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इसके सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत हैं, जिनको आप जब भी न्यूज आता तो इसमें आप इनको लगातार देखते रह सकते हैं। नीति आयोग के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रकाश में या राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही सहकारी संघवाद अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना और ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए प्रणालियों का विकास करना या विकसित करना और उन्हें उत्तरोत्तर संयोजित कर सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना, अर्थात बॉटम अप, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। और साथ ही इसका एक उद्देश्य और है, इसके कई सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य और है कि समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिनके आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो, मतलब जिनको कह सकते हैं कि जो समावेशी विकास का जो फायदा मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया, जैसे कि आपके समाज में जो जनजातियां हैं या दलित हैं या महिलाएं हैं, इनके लिए कार्य करना। और साथ ही रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति एवं कार्यक्रमों, रूपरेखाओं और पहलों को प्रारूपित करना तथा उनकी प्रगति और प्रभावोत्पादकता, मतलब उसकी इफिशिएंसी की निगरानी करना भी इसके कार्यों या उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, मतलब मंच कह सकते हैं। एक है टीम इंडिया हब, यह राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है, अर्थात समन्वय का काम करता है। तो एक प्रकार से टीम इंडिया की संकल्पना को यह विकसित करता है। दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब या नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यह नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। और नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, कौन कौन से? जिसमें त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज है और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। ठीक है, जो 3 वर्षीय कार्य एजेंडा है ये 2017-18 से 2022-23 के लिए बनाया गया है। और ये जो भी तीनों दस्तावेज हैं ये अभिनव भारत @ 75 के लिए जो कार्यनीति है उसी के ये भाग हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा नीति आयोग के जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं, जो इसके द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम, उनको थोड़ा सा देख लें। जैसे आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम, या इसको इंग्लिश में कहें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया। कब प्रारंभ होता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा 5 जनवरी 2018 को इसको प्रारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य था इसको लाने का, वह यह था कि महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति करने वाले एवं न्यून विकसित क्षेत्रों के रूप में उभरे जो जिले हैं, तथा इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए चुनौती प्रस्तुत करने वाले जो 115 जो निर्धारित जिले हैं, मतलब जिनको चिन्हित किया गया, वो 115 निर्धारित जिलों को शीघ्रता से रूपांतरण के लिए एक पहल के रूप में इसको प्रारंभ किया गया। मतलब कि ये जो 115 जिले चुने गए हैं, वो जो देखें कि समाज या विकास के बहुत सारे पैमानों पर, पैरामीटर पे वो काफ़ी नीचे हैं, तो उनको ऊपर उठाना इस पहल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यह जो पहल है यह भी नीति आयोग की है। इसको लाया क्यों गया? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालीन अंतर्राज्यीय संपर्क के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोने, सुदृढ़ बनाने एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने के लिए इसको लाया गया। इसमें क्या होता है कि दो राज्य आपस में सहयोग करते हैं, समझौता करते हैं, और एक राज्य की जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं या कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो दूसरे राज्य में की जाती हैं, और दूसरे राज्य की इसमें। इससे क्या होता है कि दोनों राज्यों में क्या होता है, एक समन्वय बढ़ता है, ठीक है, और भाईचारे और एकता की भावना का विकास होता है, जिससे जो क्षेत्रवाद की भावना है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। इसके अलावा SATH साथ का पूरा नाम है इंग्लिश में सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, या हिंदी में मानव पूंजी रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम। इसको 10 जून 2017 को प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य जो है आपके एक प्रकार से समाज का विकास करना, समाज के जो विभिन्न पैरामीटर हैं उन पर राज्यों का विकास करना। तो इसमें सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में सुधार एवं तकनीकी मदद करने के लिए 3 वर्ष तक, यहाँ ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष तक प्रदेशों का साथ देकर 2 महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों, तो यहाँ पर 2 क्षेत्रों पर दिया, 2 सेक्शन पर या 2 सेक्टर पे कार्य किया जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में रूपांतरण की शुरुआत करने के लिए। तो याद रखिएगा, 7 कार्यक्रम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 क्षेत्रों में राज्यों का विकास करने के लिए लाया गया नीति आयोग की एक पहल है। अब नीति आयोग द्वारा जारी कुछ जो प्रमुख सूचकांक हैं, जो इंडेक्स हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि कोई इंडेक्स दे देगा कि ये इस इंडेक्स के जारीकर्ता कौन है। तो याद रखिए नीति आयोग के द्वारा कौन से प्रमुख इंडेक्स जारी किए जाते हैं। जैसे इसमें अभी कुछ समय पहले इनके द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया गया। तो याद रखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, या इंग्लिश में एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स। इसमें जो 2020 का इंडेक्स रहा है, इसमें नंबर 1 पे आपका ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात रहा है, दूसरे पे महाराष्ट्र रहा है, और तीसरे पे तमिलनाडु रहा है। जो टॉप के 10 राज्य रहे हैं उसमें से 6 राज्य जो ऐसे हैं जो तटीय राज्य रहे हैं। आप ऊपर के तीनों देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये तीनों ही क्या है, तटीय प्रदेश हैं। अब इसके अलावा बिना तट वाले राज्यों में देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे था, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे हरियाणा था। और पहाड़ी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन था? उत्तराखंड, दूसरे पे त्रिपुरा और तीसरे पे हिमाचल प्रदेश था। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है ये नंबर 1 पर था। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक या स्टेट हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसका जो लेटेस्ट आया था आपका जून 2019 में आया था, उस समय उस इंडेक्स में आपका नंबर 1 पे केरल था, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र रहा है, और सबसे निचले पायदान पे उत्तर प्रदेश था। तो ये कुछ हैं आपके प्रमुख इंडेक्स हैं जो इनके द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा एक और इंडेक्स है आपका सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है। उसकी यदि बात करें तो वो जो है 2020 का जो आया था, उसमें 4 वर्गीकरण होते हैं: आकांक्षी जिले, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर, ठीक है। इसमें जो है आपका जो केरला था, केरला नंबर 1 पर आया था, जो कि जिसका अंक जो था वो कितना था, 70, और इस प्रकार से वो फ्रंट रनर श्रेणी में था। और हिमाचल प्रदेश जो था वो दूसरे नंबर पे था 69 अंकों के साथ, ये भी फ्रंट रनर श्रेणी में था। और अंतिम इसमें जो था वो बिहार था परफॉर्मर श्रेणी में। और सबसे अधिक जो सुधार राज्यों में किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया था, जो कि पहले 29वें पोजीशन पे था और बढ़ करके 23वें पोजीशन पर आ गया और परफॉर्मर श्रेणी में है। इसके अलावा कुछ अन्य सूचकांक भी इसके द्वारा जारी किए गए इंडेक्स, जैसे स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI और डिजिटल रूपांतरण सूचकांक DTI, ये कुछ प्रमुख सूचकांक हैं जो इनके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।